हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पूरा का पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर रिवाइज करेंगे एक वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको इसकी दो वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई है जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फुल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। बट अगेन मैं लेकर के आ गया हूँ, इट्स एग्जाम टाइम, इसलिए इसका वन शॉट आपको मिलने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कार्बन एंड इस कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन क्या होता है आपको पता है कि कार्बन जो है, कार्बन एक टाइप का क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल है। स्टूडेंट्स, आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि कार्बन क्या है। कार्बन एक टाइप का नॉन मेटल है। जब क्लास 10th में आया था आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने पढ़ा कि ये जो है 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, यानी कि आपको क्या पता चलिए, ये 14th ग्रुप को बिलोंग करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, वो होता है आपका 6 होता है। स्टूडेंट्स, ठीक है, अब 6 है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को किससे, जेड से डिनोट करते हैं ना, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है स्टूडेंट, 6 है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसका करेंगे तो कैसे होगा, 2,4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर अगर सब शेल में आप इसका करना चाहो तो इसका हो जाएगा सब शेल कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। सो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है एब्यूडेंट फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा एब्यूडेंट फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेगा। एब्यूडेंट फॉर्म में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा नेचर में। ठीक है, अवेलेबल हो जाएगा नेचर में। ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, अप टू 5 मिलियन कंपाउंड तक को ये फॉर्म कर सकता है, जितने आपके 118 एलिमेंट मिलके भी ना कर पाए, उससे ज़्यादा ही ये अकेले कर सकता है। इसीलिए हम लोग कार्बन की जो है एक सेपरेट ब्रांच पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो कार्बन का ब्रांच होता है, उसको वी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेयर वी डील अबाउट ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटेड टू कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है, कार्बन आता है, और हम उसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें कार्बन के बारे में हो गया, कार्बन का इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत ही सारी बेसिक सी चीज़ें जो आपको पहले से भी आती होंगी, आप मेरे साथ नोट करते चलो। यहाँ पे मैं आपको स्लाइड में नहीं लिखवाने वाला हूँ, सब कुछ मैं लिख करके आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो ये आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, बट आप मेरे साथ लिखते चलिए। तो ये हो गई कार्बन की बात। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स देखेंगे स्टूडेंट्स अब कार्बन के, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर से पहले हम लोग देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप जब देखने आओगे स्टूडेंट्स कार्बन के, तो जनरली 2 मेन होते हैं, आप बोलो 3 ही होते हैं। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आपको कितने कितने पता है, 3। एक तो होता है स्टूडेंट्स डायमंड, डायमंड के बारे में आप सभी को पता होगा आई होप। एक होता है ग्रेफाइट, है ना स्टूडेंट, ग्रेफाइट जो कि पेंसिल लीड वगैरह में होती है। और नेक्स्ट वन इज योर बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन स्टूडेंट्स, बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के अंदर बकमिंस्टर फ्लोरीन, डायमंड और ग्रेफाइट होता है। आपको जैसे कि पता है कि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये जो है नॉन कंडक्टर होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है स्टूडेंट्स। डायमंड जो है नॉन कंडक्टर हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्यों, इसका शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स, एक रेगुलर टेट्राहाइड्रन जैसा इसका शेप होता है। देख लो इस टाइप से। हर एक कार्बन एटम जो है बॉन्डेड है अदर 4 कार्बन एटम। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, हर एक क्या रहता है, रेगुलर टेट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर का हर एक कार्बन, इसमें 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए नहीं जाते हैं। इसके कारण ये क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री मोबाइल आयंस नहीं है, फ्री मोबाइल आयंस नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये नॉन कंडक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नॉन मेटल सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए इसका कहाँ का यूज हो सकता है स्टूडेंट्स, तो इसका यूजेस अगर जानोगे तो डायमंड का यूजेस कहाँ कहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि ग्लास कटर, ग्लास कटर डायमंड का यूज करके बनता है, ग्लास कटर। ठीक है, कैटरैक्ट के सर्जरी में, कैटरैक्ट का
सर्जरी में इसका ही यूज करते हैं स्टूडेंट, डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर लोग, ठीक है। ज्वेलरी से बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आजकल हम लोग क्या करते हैं, दैट इज लैब में भी डायमंड को प्रिपेयर कर लेते हैं फ्रॉम द ग्रेफाइट, ठीक है, या कार्बन के ही एलोट्रोप से हम लोग क्या करते हैं, लैब में इसका सिंथेसिस कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, और ये स्लिपरी होता है स्टूडेंट, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस होने के साथ साथ ये स्लिपरी भी होता है, ठीक है। और ये जो है गुड कंडक्टर होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात करो तो गुड कंडक्टर है ये, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और ये जो है अभी बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और याद रखिएगा इसका जो शेप होता है रेगुलर हेक्सागन शेप का होता है, ठीक है, हेक्सागनल शेप होते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप से हेक्सागनल रेस क्या होते हैं, बॉन्डेड होता है, ठीक है। नीचे भी हेक्सागनल अरे फॉर्म करता है, रे क्या करता है, हेक्सागनल रे फॉर्म करता है ये, ठीक है। तो इसको बोलोगे स्टूडेंट्स हेक्सागनल अरे को फॉर्म करता है, ठीक है, हेक्सागनल अरे को फॉर्म करता है। इसमें एक कार्बन जो है अदर 3 कार्बन से बॉन्ड रहता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाने के कारण ये क्या होता है, ये कंडक्टर कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, इसलिए हम इसको क्या कह पाते हैं, ये स्टूडेंट्स एक कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, एक कंडक्टर बन जाता है। अब बात करें तो ग्रेफाइट का यूज क्या है स्टूडेंट, तो यूजेस अगर जाने तो ये जो है पेंसिल का लीड में काम आता है, ठीक है। अब ये कैथोड और एनोड बनाने में काम रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो कि बैटरी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये वहां पे भी काम आता है आपका, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। ग्रेफाइट डायमंड क्रिस्टल क्लियर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के, ठीक है, यूजेस भी बता दिया, और भी सारी चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो इसके रिगार्डिंग जाननी होगी, वो आपको मैंने बता दिए। बकमिंस्टर फ्लोरीन को हम लोग C60 के भी नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। इसका फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल को देखा है ना, इसका फुटबॉल लाइक अपीयरेंस होता है, और ये ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता है ना ही ज्यादा हार्ड होता है, यानी कि मीडियम होता है स्टूडेंट, ये मीडियम होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और हार्ड नहीं होता, ये ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बीच का है, मीडियम है, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसमें जो है 20 पेंटागन है, 20 पेंटागन स्ट्रक्चर होता है, और 12 हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसमें 20 पेंटागन और 12 हेक्सागनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। हमको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसके यूजेस हमको बहुत ज्यादा नहीं जानने हैं, ठीक है। चलिए, तो यही था बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में, बहुत कुछ इसके बारे में नहीं है, ना ही एग्जाम में हमारे पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है। जितना जानना था आपने इस पेज पे जान लिया अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। आई होप एलोट्रोप्स आपको क्लियर हो गया, और ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कार्बन का क्लियर हो गया। आई होप कि ये सब चीजें अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं भैया बॉन्डिंग इन कार्बन। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ते हैं हम लोग। तो बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग क्या होता है, या फिर जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, और क्लास 11th में आप मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग पूरी मजेदार तरीके से सीखने वाले हो, ठीक है। तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए, 11th क्लास का भी कंटेंट यहीं पे आएगा, ठीक है। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग क्या कहते हैं, दो एटम्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, एक साझेदारी के कारण, जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, वही क्या होता है, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं स्टूडेंट, बॉन्डिंग करना, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग अभी तक हम लोग को पता है, आपके सिलेबस में है, एक आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, एक है आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। एक और बॉन्ड आप जाकर के पढ़ोगे, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद रखिएगा इसको ध्यान से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको पहले बताने से पहले मैं आपको आयोनिक और कोवैलेंट बता देता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बना हुआ होता है ये, कि क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करने से बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का या तो
आप लॉस करवाते हो, ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड में लॉस करवाते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करवाते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, गेन करवाते हो, गेन या लॉस करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन का, तो आप लोग बोलोगे वहां पे आयोनिक बॉन्ड है। मान लो सोडियम है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,1, एक क्लोरीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,7। ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि जो इसका एटॉमिक नंबर है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का जो है 17 है। अब ये कैसे पता चला, तो ये याद करना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे पता है 2n² फॉर्मूले का मैं यूज करके क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेल्स में कर पाऊंगा। हालांकि तुम मुझे इसका सबसेल भी करने बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए, हमें उसके भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, सोडियम क्या करता है, आपको पता है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल पता होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऑक्टेट रूल, आपको मैं ऑक्टेट रूल बता दूँ स्टूडेंट्स। ऑक्टेट रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि जो अगर आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल जो है आपके स्टूडेंट, उसमें या तो क्या रहे, अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे ना स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, वो एटम स्टेबल हो जाता है, उसको क्या मिल जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। और ये किसके पास होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होता है नोबल गैस के पास, नोबल गैस के पास, और वो उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सारे एटम्स या फिर सारे एलिमेंट्स जो है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स जो है वो कैसा बनना चाहते हैं, वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड क्यों बनता है, ये क्वेश्चन आया तो क्या बोलोगे, ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए, क्योंकि सब लोग क्या बनना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, वो या तो गेन लॉस करते हैं या तो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो जब गेन लॉस कर रहे हैं तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल। अब एक्सेप्शन में ड्यूप्लेट भी बनता है स्टूडेंट्स। ड्यूप्लेट जो है, हाइड्रोजन और हीलियम नामक सब्सटेंस जो है ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, यानी कि कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इन केस ऑफ ओनली के शेल, ठीक है। क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन का भी क्या होता है, एक शेल होता है, हीलियम का भी एक शेल होता है, ठीक है। तो सिर्फ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने के कारण वो क्या होता है, दैट इज वो ऑक्टेट ड्यूप्लेट रूल को ओबे करता है। तो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल क्लियर है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, सिर्फ के शेल के केस में, तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल। तो ये ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ये क्या है, ऑल अबाउट दीज थिंग्स आर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पाने के लिए ही तो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी किसी भी टाइप की परेशानी नहीं होगी ऑक्टेट रूल में। अब तो ऑक्टेट रूल अगर समझ में आ गया तो अब क्या करेगा सोडियम, सोडियम जो है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मान लो ये सोडियम है, ये सोडियम का ये क्या है, दैट इज मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके पास कितने शेल होते हैं स्टूडेंट्स, मानना नहीं, हमको पता है कि इसके पास 3 शेल होते हैं, Kl और M शेल्स होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट सोडियम, क्या ये सोडियम है। तो अब हमको पता है कि ये बीच का न्यूक्लियस है और बाहर में शेल्स है। तो पहले सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स, और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जो है नियरेस्ट नोबल गैस, यानी कि कैसा बना है नियरेस्ट नोबल गैस, नियोन जैसा, यानी कि 2,8 इसको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये कैसे करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे 2 ही, और इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आप लगा दो, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका स्टेबल, इसको मिल गई स्टेबिलिटी, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेबल, इसको मिल गई स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो अब लेते हैं दूसरा एलिमेंट। तो इसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण इस पे Na पॉजिटिव यानी कि Na+ केटायन बनाएगा, Na+ केटायन बनाएगा। चलिए आगे अगर बढ़ जाए तो क्लोरीन, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। मैं ये इरेज कर देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए डॉट स्ट्रक्चर भी, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेते हैं तो डायग्राम बनाना पड़ जाता है। अब देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन जैसे ही मैंने बोला, तो क्लोरीन के होते हैं 3 सेल्स आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 and 2,
ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसको गेन चाहिए 287 में 7 को लूज करने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके Cl माइनस एनायन बना ले, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से इसको क्या चाहिए, गेन करना चाहता है और Cl माइनस एनायन बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये बात हो गई। तो अब ये Cl माइनस एनायन बनाया, इसने Na प्लस कैटायन बनाया, तो अब दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी बनाएगा, ठीक है। Na पॉजिटिव Cl माइनस निगेटिव, ये जो है दोनों एक साथ बॉन्डेड पेयर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक साथ आकर के रहेंगे और फाइनली NaCl न्यूट्रल एटम बनाएंगे। NaCl एक न्यूट्रल एटम बनाएंगे ये स्टूडेंट, ये न्यूट्रल एटम होंगे। और फिर क्या करेंगे, जैसे ही हम इस न्यूट्रल एटम को डाल देंगे किसी बॉक्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, ये क्या करेगा, अपना आयोनाइजेशन करेगा, वहां पे अपने आयंस को रिलीज करेगा और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो याद रखना आयोनिक बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ बॉन्ड है, बट रेदर देन कोवेलेंट ये वीक होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आयोनिक बॉन्ड का केस, आयोनिक बॉन्ड का या केस आपको समझ में आ गया होगा, Na प्लस कैसे बना ये पता चल गया। सिमिलरली H प्लस Cl माइनस B वही होता है, ठीक है, ऐसे ही आप बना सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये स्टूडेंट्स। तो शेयरिंग कैसे करेंगे, शेयरिंग करते हैं जब गेन और लॉस नहीं हो सकता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो है कार्बन गेन या लॉस क्यों नहीं कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन्स का। तो आपके एनसीईआरटी में इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पेज नंबर 59 अगर खोलोगे तो बहुत ही सुंदर से इसका एग्जांपल दिया गया है कि अगर C4 माइनस एनायन बना ले अगर, तो इसके पास इतनी ज्यादा आपको पता है कि 6 प्रोटॉन, आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे करके 2,8 तो कर दोगे, 2,8,8 तो कर दोगे, है ना, 2,8 कर दोगे, बट इसके पास प्रोटॉन कितना है, 6 ही रहा ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन को जो है ये कैसे झेलेगा, 6 है ना, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन को 6 कैसे झेल पाएगा, तो ये गड़बड़ हो गई। अगर आप 4 निकाल करके C प्लस कैटायन बनाना चाहते हो तो भी आपके पास इतनी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको बनाने के लिए, और हैंस वो अनस्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा स्टूडेंट्स, फिर काम का ही नहीं रहेगा, फिर रेडियो एक्टिव अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए ये, और आपके बुक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कार्बन क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे करेगा, कार्बन क्या होता है, मोस्ट सेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का ये शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लाते हैं कोई भी एलिमेंट, हाइड्रोजन ला सकते हैं, तो मैं हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्ड बना देता हूँ, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोजन के साथ मैं इसका बॉन्ड बनाना शुरू करता हूँ। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना, ये अपना, ये अपना, ठीक है, ये अपना लेके जाएगा, और फाइनली कार्बन भी आएगा साथ में, कार्बन भी साथ में आएगा, साझेदारी का बॉन्ड बनाएगा, और इसने कर लिया ये पूरा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, C सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि एक पेयर ऑफ शेयरिंग हुई है ना, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। ये हो गया सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या बना, मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। नोमेनक्लेचर में सिखा दूंगा कि इसको मीथेन क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब चलो, अब डबल बॉन्ड देखते हैं। तो O2 मॉलिक्यूल जब बनाओगे तो उसका डबल बॉन्ड बनता है, तो O के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कितना चाहिए 2, तो ये शेयरिंग में भी कितना लगाएगा 2। तो चलो, तो ये 2 एटम्स एक साथ आएंगे ऑक्सीजन के, ठीक है, सॉरी, ठीक है, और 2-2 का शेयर करके ये अपनी स्टेबिलिटी पूरी कर लेंगे और बनाएंगे O डबल बॉन्ड, O बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली N का बनता है ट्रिपल बॉन्ड, N2 का बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N। इसका आप खुद लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चलेगा बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, क्योंकि इसका जो आउटरमोस्ट शेल में होता है 5, ठीक है। तो यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N बना लिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको सिंपल सा दिखे, ठीक है। नोट्स में आपको प्रोवाइड है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स ये मिले आपको, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एनसीईआरटी भी मैं आपको साथ साथ कवर अप करवा रहा हूँ, एलोट्रोप्स कवर हो गया, आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। आपको पता है अब वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम लोग वर्सी। अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग एनटीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ वही कवर हो रहा है जो कि आपके सीबीएसई टर्म 2 में आने वाला है। वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स,
वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कार्बन कैसे कैसे इतने सारे लंबे 5 मिलियन तक के कंपाउंड बना सकता है। 5 मिलियन तक के कंपाउंड बनाने की पॉसिबिलिटी कार्बन के पास है, और ये कैसे है स्टूडेंट्स, इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं और धुआंधार कर लेते हैं। एनसीईआरटी की टेबल जब पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो है आपको पता है कि इसमें होती है टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। शॉर्ट में समझाऊंगा, एनसीईआरटी आप खुद भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बनाऊंगा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी होता है और होता है एक प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन कैटिनेशन को और कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू फॉर्म, एबिलिटी टू फॉर्म, डोंट गो ऑन स्पेलिंग, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने का स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। ये कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी जो है दो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण वर्सिटाइल नेचर। टेट्रावैलेंसी क्या बोलता है कि कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है और ये 4 तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 तरीके से, तो यहाँ क्लोरीन लगा लेगा, यहाँ ब्रोमीन लगा लेगा, यहाँ फ्लोरीन लगा देगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा सकता है, कोई भी इसके साथ आकर के जुड़ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 है इसकी वैलेंसी, ठीक है। चलिए, तो कैटिनेशन एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि मान लो कि कैटिनेशन में इसको लंबे 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 स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, है ना। चलो ऐसे करके, या फिर ऐसे करके लंबे 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 ब्रांच चेन को फॉर्म कर सकता है ना। ब्रांच चेन को भी ये क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है इजिली। ये ब्रांच चेन भी बना सकता है ना। ये हेक्सागोनल रिंग्स या फिर कैसे भी रिंग्स को फॉर्म कर सकता है। बेंजीन वगैरह का स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा, तो उसमें देख लो। तो इस टाइप से ये क्या कर सकता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को ओबे करेगा, ठीक है। टेट्रावैलेंसी, ये क्या हुआ, कैटिनेशन। ऐसे ही करके ये क्या करता है, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स स्टूडेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, ये लंबे 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 ये क्या कर पाएगा, राइज दे पाएगा। और ये कैटिनेशन इसके लिए इसलिए सक्सेसफुल हो सकती है क्योंकि इसमें होता है स्मॉल साइज होता है स्टूडेंट, कार्बन का स्मॉल साइज, जिसके कारण न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे बढ़ता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई रहती है। न्यूक्लियर फोर्स बनने के कारण स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। टेट्रावैलेंसी यानी आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, अब ये कैटिनेशन क्लियर हो गया है, अब टेट्रावैलेंसी पे जाते हैं। टेट्रावैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 तरीके से ये कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो CH4 बना लिया ना इससे स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है, CH4 मीथेन जो बना पा रहा है ना। अब या तो C2H6 बना सकता है, इथेन बना सकता है, C सिंगल बॉन्ड CH, ये सब अभी मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे बनता है। तो अगर आप जीरो से भी पढ़ रहे हो तो बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो ये वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन आपको पता चल गया ना, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। एक होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलिकॉन का केस बताना चाहूँगा। सिलिकॉन के बारे में छोटा सा आपके बुक में दिया गया है कि सिलिकॉन भी क्या करता है, ये इसमें भी होती, इसका भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके पास भी 4 है, ये यानी कि टेट्रावैलेंस है। और सिलिकॉन का क्या होता है, साइज बड़ा होता है, ये कुछ हद तक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये शो करता है। सिलिकॉन भी SI बॉन्ड, ठीक है, ये भी बनाता है SI बॉन्ड, ठीक है। बट अप टू 7 to 8 बनाते बनाते इसके बड़े साइज होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स इसकी वीक होती है। न्यूक्लियर फोर्स वीक होने के कारण स्टेबिलिटी नहीं है और ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर पाता है। यही है सिलिकॉन का केस स्टूडेंट, ठीक है। यही क्या है, ये सिलिकॉन का केस है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है, और जो एनसीईआरटी में बताया हुआ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है कंपाउंड वो भी फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ भी, वो भी चेन फॉर्म करता है। 7 से 8 जाते जाते उसका बस हो जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता चल गया है ना। चलिए, अब अगर नेक्स्ट बढ़े तो हमको पता है कि कार्बन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है किसी भी एटम के साथ। कार्बन में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये याद रखिए, कार्बन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बन बॉन्ड कैसा है, तो ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिलिकॉन जो बॉन्ड होता है, या सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है स्टूडेंट्स। ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड ये नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, ये वीक बॉन्ड होता है। सिलिकॉन का जो बॉन्ड बना है यहाँ पे क्या है, वो वीक बॉन्ड है एक टाइप का, ठीक है। चलिए, आपको ये क्लियरिटी आ गई क्या इसके बारे में। एक मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। चलो, हालांकि वो CBSE ने हटा दिया है आइसोमेरिज्म, लेकिन आपको इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइसोमेरिज्म आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमेरिज्म के अंदर आइसोमर्स बनता है।
आइसोमर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आइसोमर का मतलब होता है कि जिस कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिफरेंट हो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसको क्या डिफरेंट हो जाए स्टूडेंट्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट हो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो क्या बनाता है? आइसोमर्स बनाते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन में आइसोमेरिज्म, अल्केन में। तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स कि हमेशा जो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगी कम से कम उसमें 4 कार्बन एटम जब तक नहीं रहेंगे तब तक वहां से आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मीथेन बनाओ CH4, ठीक है, इथीन बनाओ C2H6, या फिर प्रोपेन बनाओ C3H8, ठीक है, ये सब कैसे बनता है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ये अब क्या करोगे, कैसे बनाओगे इसका? तो ये सिर्फ कार्बन एक है, तो अब इससे ज्यादा तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हो। C2H6 का कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओगे ना, और तो कुछ कर नहीं सकते हो, या ऐसे कर दोगे, उसमें क्या है? तो ये तो सेम ही बात हो गई। तो ये भी तो क्या है, एक ही चेन है, लॉन्ग चेन है, ये भी लॉन्ग चेन, इसके आइसोमर्स तो बनेंगे नहीं। C3H8 का ही बना के देखो तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका भी तुम कैसे भी बना लो, तुम कहोगे सर ऐसा कर दे तो यहाँ से C निकाल दे, तो भैया ये सेम बात ही तो हो गई ना, बात तो सेम ही हो गई है ना, बात तो सेम ही हो गई ना। चलो, हम लोग को कम से कम मिनिमम जो है, मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट कितना है आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? कार्बन की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 4 है स्टूडेंट, वो 4 है। अब अगर C4H8 का बात, C4H10 का बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं, 2 पॉसिबल। अब ये कैसे बनते हैं? तो 2 इंटू एन माइनस 4 प्लस 1 ये फॉर्मूला लगाओगे तो अप टू 6 to 7 कार्बन एटम तक बना पाओगे। नॉट एन यूनिवर्सल फार्मूला, नॉट एन यूनिवर्सल फार्मूला, मेरा एक ट्रिक है ये, 2 to the power n minus 4 plus 1, ठीक है। इससे मुझे पता चल गया कि इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। एक क्या बनेगा? एक तो बनेगा इसका n नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, और एक इसका बनेगा आइसोब्यूटेन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन। किसका और नाम है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसी का, ठीक है। चलिए, अब ये सब कैसे बनता है, अब मैं आपको नोमेनक्लेचर जब अभी अभी सिखाऊंगा तो मैं वहां पे आपको बताने वाला हूं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। चलिए, अब जो है नोमेनक्लेचर जाने से पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी ओवरव्यू होना चाहिए हमारे पास, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके सेपरेट ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमको पता है कि जो है, हमको 1828 से पहले की बात करें, 1828 से पहले की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली लिविंग थिंग से मिलता है, लिविंग थिंग से हमको ये मिलता है, ठीक है। और इसको बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि हम लोग जो है वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर क्या होता था, हम लोग को बोला जाता था कि लिविंग थिंग से ही बनेगा, और ये इसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसको क्या कर सकते हैं? लैब में प्रिपेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता था हम लोगों को। बट 1828 में आए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वोलर, या फिर वोलर, इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक वोलर, फ्रेडरिक वोलर। इसने क्या किया? इसने अमोनियम साइनेट से, NH4CNO से इसने अमोनिया बना के दिखा दिया, अमोनिया बना के दिखा दिया, अमोनिया, अमोनियम साइनेट से इसने यूरिया, सॉरी अमोनिया नहीं, यूरिया बना के दिखा दिया था। अमोनियम साइनेट से इसने यूरिया बना के दिखा दिया था लैब में। और यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। और तभी से क्या हो गया? वाटर फोर्स थ्योरी गलत हो गई, और हम लोग पढ़ते हैं कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तभी से हम क्या करें? लैब में भी बनाना हमने शुरू कर दिया। ये क्या था? प्योरली ऑर्गेनिक था, प्योरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, ये प्योरली ऑर्गेनिक था, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट ऐसा कंपाउंड कंटेनिंग, इसके आगे आप लिख सकते हो कंपाउंड कंटेनिंग क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन का के जो भी कंपाउंड्स को कंसिस्ट करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मान लो अभी तक मैं आपको बताता था CH4, C2H6,
C3H8, ये सारा क्या था, ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ये सारे क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी क्या थे, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप का होता है, हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन में भी अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एक अल्कीन, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाली कंपाउंड, खबरा मत अभी बता रहा हूँ। अनसैचुरेटेड के अंदर आता है अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अब अल्कीन जो है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। एक एक करके पढ़ते हैं सब चीज को। अब पहले लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं और इसका खेल खत्म करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एक अलग से नेम भी दिया है हम लोगों ने और इसी को कहते हैं हम लोग अल्केन, अल्केन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना, जनरल फॉर्मूला होता है निकालने का CnH2n+2, ठीक है। ये वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, ठीक है, एटम। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि n किसको रिप्रेजेंट करता है और 2n किसको रिप्रेजेंट करता है। तो n जो है उस कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है और 2n किसको प्रेजेंट करता है कि उस नंबर उसमें कितने हाइड्रोजन है उसको क्या करता है, 2n रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अल्केन क्या होता है, जनरल फॉर्म। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो अल्कीन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड्स वाले, सिंगल बॉन्ड्स यानी कि सिंगल बॉन्ड्स है तो सारा क्या होगा, इसमें सारे जो है सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड है। सिंगल बॉन्ड यानी एक बस इसमें सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि मान लो CH4 है, ठीक है, CH4 इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। चलो CH4 को बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन हम कैसे बोल सकते हैं इसको, तो इसके लिए आता है नोमेनक्लेचर प्रॉपर्टी। तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताने से पहले मैं तुमको अब बताता हूँ नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ देखो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो दो टाइप से नोमेनक्लेचर करते हैं। एक तो कॉमन नेम देते हैं, एक IUPAC नेम। कॉमन नेम हमको नहीं जानना है क्योंकि ये जो है अलग अलग जगहों का अलग अलग नेम होता है, एक स्टैंडर्ड नेम नहीं होता है, ठीक है। चलो तो अब जो हमारा फोकस रहेगा वो IUPAC नेम होगा। तो IUPAC जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड इसका नेम एक्सेप्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये दो टाइप से नोमेनक्लेचर करता है, एक में वर्ड रूट प्लस सफिक्स करता है, ठीक है, और एक में वर्ड रूट प्रीफिक्स सफिक्स सबको जोड़ लेता है। बट आपको यहाँ पे जो पढ़ना है सिर्फ वर्ड रूट और सफिक्स पढ़ना है, ठीक है। और एक काम आपको करना है कि प्रीफिक्स कब लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग हैलोजन में, प्रीफिक्स हम लोग हैलोजन वाले में लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे हैलोजन है वहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं। उससे पहले जानते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में पहले वर्ड रूट लगाते हैं फिर सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट में क्या होता है, जब एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन तो प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक, ठीक है। तो डू डेक ऐसे करके आगे और भी चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करके तो IUPAC नेम में वर्ड रूट आपको पता चल गया कि कार्बन एक है तो मेथ, दो है तो एथ, इस टाइप से। और सफिक्स, सफिक्स अगर अल्केन है तो ANE, अल्कीन है तो ENE और अल्काइन है तो YNE। अब अल्केन अल्कीन अल्काइन को पहचानने का तरीका, तो CnH2n अल्केन, CnH2 सॉरी 2+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन और अल्काइन CnH2n-2। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब ऐसे करके तुम इजीली इसको पहचान पाओगे, ठीक है। ऐसे करके नोमेनक्लेचर देते हैं। तो अगर अल्केन का बोले तो जैसे CH4, तो मैंने इसको मीथेन कैसे बोला, इसमें एक कार्बन है तो उसको क्या बोला, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है सारा तो एन, मीथेन। अब C2H6 इसको मैंने इथेन कैसे बोला, दो कार्बन, एथ और सिंगल बॉन्ड तो इन। तो ऐसे करके इसका बनते चला जाता है, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन का जब होगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी अल्केन फॉलो कर रहे थे। तो अल्केन के अंदर होता है सिंगल बॉन्ड, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला अल्केन सीरीज में आता है CH4, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन होता है ये। C2H6, C2H6 को बोलते हैं ईथेन, ठीक है। इसका बना लो, ये CH4 का बनता है CHHH, ऐसे करके लगा दो, CH4 बन जाता है ये, ठीक है। C2H6 का C सिंगल बॉन्ड सिंग, यहाँ 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 यहाँ
एच 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 और यहाँ एच लगा दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका C2H6, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, C2H6 को, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन का अगर कोई बोल दे तो आप बोलोगे C4H10, तो क्या हो जाता है C और लगा दो यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ये क्या बना CH3 CH2 CH2 CH3, ये किसका हो गया ब्यूटेन, ये क्या हो गया ब्यूटेन का हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम अल्केन का जो है स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो इजीली यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो अल्केन का, ठीक है। जनरल फॉर्मूला CnH2n पता है, वो बस आपको एक बार पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अल्कीन को डिस्कस करते हैं। अल्कीन को डिस्कस करते हैं। अल्कीन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, अल्कीन जिसको बोलते हैं। तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। चलो तो इसका बनाना शुरू करते हैं। तो ये बनता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि अल्कीन कभी भी CH4 नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर C1 पुट कर दोगे H2 × 2 यानी कि ये CH4, तो ये तो अल्केन बन जाएगा। इसीलिए अल्कीन एंड अल्काइन के केस में n = 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, n = 1 इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे फिर। तो ये क्या होता है आपका स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे इथीन से स्टार्ट करता है, इथीन से स्टार्ट करता है, तो इथीन का स्ट्रक्चर बनाओगे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड C एंड आप यहाँ पे इस टाइप से, तो C2H4, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाओगे C2H4 इथीन, C4H8 ब्यूटीन, कैसे बनाओगे CH क्या कर दोगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ जाओगे और यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे ना, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे C के साथ, है ना। ये क्या बन गया C4H8 बन गया ना, C4H8 यहाँ आपका बन के तैयार हो गया। ये कुछ CH3 है, CH2 है, CH है, फिर क्या है CH2, इस टाइप से आपका बन गया है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे करके आपका बन गया है यहाँ पे। तो ऐसे करके जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो वो अल्कीन का आपको यहाँ पे इजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अल्काइन की, अल्काइन की बात करते हैं। तो अल्काइन में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 यानी कि C2H2 से स्टार्ट होगा, इसको बोलेंगे इथाइन। फिर C3H4 इसको बोलेंगे प्रोपाइन। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, तो C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे, ओके सॉरी हम लोग पाते सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छा वो डिलीट हो गया वो स्लाइड, कोई बात नहीं। अल्काइन पढ़ रहे थे, अल्काइन पढ़ रहे थे ना, तो अल्काइन का हम लोग क्या कर रहे थे C2H2 के साथ पढ़ रहे थे। क्या हुआ C ट्रिपल बॉन्ड C, ये देखो हाइड्रोजन C2H2, वही C3H4 का बात करें तो C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऐसे 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 हो गया, ठीक है। चलो ऐसे करके आप अल्केन अल्कीन अल्काइन का स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। अल्केन अल्कीन अल्काइन का स्ट्रक्चर इजीली आपसे ड्रॉ हो जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन का आपको मिल गया कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट एक चीज बच जाता है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज पढ़ा करके ये वाला जो चैप्टर है वो आपका टर्म 2 के लिए एंड हो जाएगा। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, दो सक्सेसिव ग्रुप, टू सक्सेसिव ग्रुप को लेते हैं और उनके बीच का अगर CH2 का डिफरेंस है या फिर 14U का डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं कि वो होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। तो अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन, अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन, ये तीनों का होता है यहाँ पे होमोलोगस सीरीज। तो इसका आप लोग खुद भी बना सकते हो, जैसे कि C3H6, ठीक है, और C4H8, ये दोनों के बीच में क्या CH2 का डिफरेंस है, अल्कीन को बिलोंग करता है। यहाँ पे बोलोगे C2H6 और C3H8, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है CH2 का डिफरेंस है। अब बोलोगे C2H2 C3H4, तो इसके बीच में भी CH2 का डिफरेंस है और 14U बाय मास का डिफरेंस होता है। और यही क्या है आपका, हेंस होमोलोगस सीरीज को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज को यही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप जो है फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस से डिलीटेड है, बट फंक्शनल ग्रुप कुछ कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि OH हो सकता है, अल्कोहल वगैरह, ठीक है, बट ये नहीं है आपके सिलेबस में, तो उसको स्किप कर रहे हैं। तो आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। ये नोट्स हो सका तो मैं आपको PDF दिलवा दूंगा, आपने आई होप नोट किया होगा, कुछ पार्ट इसका डिलीट हो गया था स्लाइड से। तो चलिए
अब हमारा ये सेशन यहीं तक था। आपने इस सेशन को अटेंड किया, फॉर दैट वी आर वेरी ग्लैड एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।